आपको पार्टी ने कहा कि जिला पंचायत का चुनाव लड़िए, आप जिला पंचायत चुनाव लड़े और वो हार गए। लेकिन अब स्थितियां परिस्थितियां जो बनी, लेकिन मैं उसमें हारा। देखिए, विपक्ष का काम तो आरोप लगाने का है। काला पानी की सजा लोग राजगढ़ मानते थे। क्या आपको अच्छा लगा संघ में और आपने क्यों संघ ज्वाइन किया? हमें समझ में नहीं आया क्यों हुआ क्या हुआ, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो आपातकाल था। 10 और ये 1 साल 11 साल के कार्यकाल में डबल इंजन सरकार ने बेहतर विकास किया, तो वो विकास क्या किया है? 2025 तक दिसंबर तक आपको राजगढ़ क्षेत्र के लोगों को रेल में बैठने का अवसर मिलेगा। मैं 6 साल का था तब मेरी शादी हो गई थी। पक्का पता नहीं है कि पूरी किस तरह से हुई थी। दिल्ली चुनाव है, आने वाले समय में जब छुट्टी हो रही है तब मालूम चलता है कि यहीं से 10 किलोमीटर दूर रोहिंग्यों की पूरी बस्ती है। हमने पूरे जिले में, पूरे क्षेत्र में ये सारा अभियान चला करके लोगों को चिन्हित कर लिए हैं। नमस्कार, टीवी 27 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फेस टू फेस, जिसमें हम हर हफ्ते एक नई शख्सियत से बात करते हैं, उनके जीवन के बारे में बात करते हैं, उन्होंने समाज में क्या बेहतर काम किए, उन तमाम मुद्दों को लेकर बात करते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जिस क्षेत्र से आती है वो शख्सियत, उसके बारे में कहा जाता था कि मध्य प्रदेश में अगर किसी अधिकारी को सज़ा देनी हो तो उसे राजगढ़ भेज देना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी 2024 चुनाव में एक परसेप्शन बना हुआ था कि छिंदवाड़ा और राजगढ़ दो ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जो टफ है। ऐसे में राजगढ़ में जीत हासिल करने के बाद सांसद बने तीसरी बार रोडमन नागर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, अच्छे हैं सर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण पहला सवाल शुरुआती तौर पर, आपकी शिक्षा कहाँ हुई और कैसी रही सर? देखिए, मेरी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा मेरी अपने गांव में, जहां हमारा जन्म स्थान है रायपुरिया, सहारनपुर तहसील है, रायपुरिया गांव, वहां पर 5वीं तक हमारी शिक्षा हुई। 6ठी में हमारे पास में खुजनेर गांव है, वहां पर हम जाते थे। वहाँ से 7-8 किलोमीटर पड़ता है वो। तो बाकी समय तो हम साइकिल से जाते थे, लेकिन गांव तक हमारे सड़क नहीं होने की वजह से। ये साल मतलब मुझे लगता है कि 1950-55 ये बात है 74-75 के आसपास। अच्छा, 74-75, ओके। हाँ, 74-75 के आसपास की बात है। हम रात में अंधेरे में, गांव में घड़ी नहीं थी, हमारे घर में भी घड़ी नहीं थी। मेरी दादी मेरे लिए खाना बना देती थी सुबह सुबह, और गांव में घट्टियाँ चलती थी आटा पीसने के लिए। तो किसी बहन की नींद अगर आधी रात को खुल गई तो हमारी दादी को लगता था कि अब तो आज तो उजेला हो गया। वो खाना बना करके मेरे लिए पराठे, 2 पराठे बना करके उठा करके तैयार कर देती थी। हम 2 लोग 3 लोग थे हम जो जाते थे। बिल्कुल भीषण बरसात में, छाता हाथ में, झोला उसमें लटका हुआ, जूते दूसरे हाथ में, बिल्कुल ऐसा पिंडली पिंडली तक कीचड़, खप 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 करते हुए अंधेरी रात में। लाइट नहीं हुआ करती थी, लाइट तो होती कहाँ से? बिल्कुल। और एक नाला पड़ता है वहाँ, भीलखेड़ी का नाला, वहाँ जाकर के बैठते हम और इंतजार करते कि दिन कब खुलेगा। बड़े बड़े मच्छर डांस हमें काटते, और एक जीएन बस चलती थी सुबह जल्दी। अच्छा। जब वो निकल जाती थी वहाँ से तो हम पैदल चल के खुजनेर पहुँच जाएं, ये अंदाज रहता था। इस स्थिति में हमने जो है, और बड़ा मज़ा आता था, कीचड़ ही कीचड़, अंधेरा ही अंधेरा, ऐसा कई बार हमारे साथ में हुआ। तो ऐसे हमने वहाँ पर जो है हायर सेकेंडरी की शिक्षा हमने खुजनेर में की। इसके बाद मैं संघ के संपर्क में आया। मैं उस पर आना चाहूँगा। अब जब आपने प्रारंभिक शिक्षा की, उस वक्त आपके घर में कौन, मतलब भाई बहन कितने थे आप? हम 2 भाई हैं, एक बहन है। अच्छा। हाँ। और वो क्या करते हैं अभी? भाई खेती करता है, बहन भी खेती करती है। हम भी मूलतः कृषक परिवार से हैं। बिल्कुल। हाँ।
हम खेती करते थे, खेती ही हमारा पुश्तैनी व्यवसाय है, आज भी वही कर रहे हैं। अच्छा, चल बेहतर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं आपके बारे में पढ़ाई कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, उसमें मैंने देखा कि आपने शुरुआती तौर पे ही संघ ज्वाइन कर लिया, या संघ की जो विचारधारा है वो अपने साथ जोड़ लिया। क्या क्या आपको अच्छा लगा संघ में, और आपने क्यों संघ ज्वाइन किया, और फिर आपकी जो आगे की जो संघ की जो क्रिया थी और जो तमाम चीज़ें वो कैसे रहीं? देखिए, मैं बचपन से ही जो है हमारे गांव में खुजनेर से घनश्याम काका नाम के एक व्यक्ति थे जो आते थे। अच्छा। और वहीं पर वो कबड्डी वबड्डी खिलाते थे, तो हम लोग खेल खेलने लग गए। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो खेल तो बंद हो गया। हमें समझ में नहीं आया क्यों हुआ, क्या हुआ, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो आपातकाल था। अच्छा। हाँ हाँ, जब 77 में जब आपातकाल खुला तो संघ की शाखाएं फिर से प्रारंभ हुई, और उसके बाद से तो फिर मेरे को भी समझ में भी आने लगा, और तब से लगातार मैं संघ के संपर्क में हूँ, और संघ के का काम करने का भी हमें अवसर मिला। 8 साल 9 साल तक मैं संघ का पूर्णकालिक भी रहा। शिक्षा मेरी जो है उच्च शिक्षा माधव साइंस कॉलेज में हुई, वहीं पर उज्जैन ना। हाँ, माधव साइंस कॉलेज उज्जैन में हाँ। मेरी शिक्षा हुई। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपने विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े हुए थे, लेकिन मूल में संघ का स्वयंसेवक था, क्योंकि संघ का पूर्णकालिक था तो संघ का ही कार्यकर्ता था। विद्यार्थी परिषद भी एक उसका अंग है, बिल्कुल सहचर संगठन है, वैचारिक संगठन है, तो उससे भी जुड़े रहे, वहाँ के कार्यकर्ताओं से भी जुड़े रहे। लेकिन मूलतः संघ, क्योंकि पूर्णकालिक संघ का प्रचारक होने के नाते मैं 9 साल तक जो है उज्जैन में 1 नगर, 2 नगर, 3 नगर, महानगर, जिला, इसी में रहा। उसके बाद 1990 के आसपास तक मुझे याद आ रहा है, जो मैंने आपसे बात हुई, माफी 2000 सन 2000 के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने आपको जिला अध्यक्ष नियुक्त किया राजगढ़। वो दायित्व कैसे मिला, और उसके बाद आपने निर्वहन कैसे किया? कितने साल तक आपने जिला अध्यक्ष तौर पर काम किया? देखिए, जब राजगढ़ वहाँ से पारिवारिक स्थिति परिस्थिति को लेकर के मेरी शादी बचपन में हो गई थी। अच्छा। हाँ, मैं 6 साल का था तब मेरी शादी हो गई थी। मतलब बाल विवाह के तौर पे आप भी है। मुझे भी जो है पक्का पता नहीं है कि पूरी किस तरह से हुई थी। अच्छा। 6 साल मेरी शादी हो गई थी। हाँ। तो फिर वो भी एक जवाबदारी थी, और उस शादी होने के बाद में प्रचारक निकला था। घर की स्थितियाँ परिस्थितियाँ सब तरह से थी, तो फिर मैं घर आया। हमारे संघ के प्रचारक उस समय प्रांत प्रचारक थे आदरणीय बाबा साहब नातू। मैंने सोचा, मैं संघ की योजना से बाबू साहब ने कहा कि तुम ऐसा करो कि कहाँ जाओगे? मैंने गांव जाऊंगा, खुजनेर कुछ ना कुछ काम करूंगा। बोले नहीं, पचोर में जाओ। पचोर में कोई अच्छा कार्यकर्ता नहीं है, वहाँ टीम नहीं है, और इसलिए घर आने के बाद जो है मैं पचोर में सेटअप हुआ। अच्छा। और वहाँ भी संघ का काम करता रहा, जिला कार्यवाह भी रहा मैं, लंबे समय तक, वर्षों तक जिला कार्यवाह रहा। बाद में स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बनना पड़ा 2000 के लगभग। अच्छा, मैं एक जानना चाह रहा था सांसद जी कि ये प्रोसीजर क्या होता है, मतलब ये तय कैसे होता है कि जब, क्योंकि आप संघ के लिए काम कर रहे थे, तो अचानक दायित्व भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष का, ये कैसे, मतलब आप तक कैसे? अचानक दायित्व तो नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी व्यवस्थाएं हैं, उसका अपना सिस्टम है, और संघ का अपना सिस्टम है। पर उधर थे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठते थे, उठते थे, लगा कि ये ठीक है तो इनको बनाओ, तो उनको बना दो, तो उधर से इधर बन गए। बाकी कोई ऐसा कुछ दिया गया और आए गए ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद शुरुआती तौर पे जिला पंचायत का चुनाव, आपको पार्टी ने कहा कि जिला पंचायत का चुनाव लड़िए, आप जिला पंचायत चुनाव लड़े और वो हार गए, क्या हुआ था? हाँ, बिल्कुल। मैं सबसे पहला चुनाव था आपका? मेरा सबसे पहला चुनाव था सोसाइटी का। अच्छा। एक वार्ड का। अच्छा, वाह। हाँ। जिसमें मैं निर्विरोध चुना गया। हाँ। दूसरा चुनाव हाँ। मेरा था जिला पंचायत का। हाँ।
जो हमारे क्षेत्र से काफ़ी बाहर का था, लेकिन अब स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो बनी, लेकिन मैं उसमें हारा। वो जिला अध्यक्ष के समय की ही बात है शायद, जिला अध्यक्ष के समय की बात है, 2003 के आसपास। 2003 के आसपास की बात है। बिल्कुल, हाँ। जिला अध्यक्ष था उस समय। हाँ, हाँ। उस समय चुनाव हारे। ऐसे वक्त में पार्टी ने आपको कहा कि 2014 की बात कर रहा हूँ, जब कोई बड़ा चमत्कार नहीं थी उनके फेवर, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं था। एक सरकार आपने 90 के दशक में सरकार थी आपकी, उसके बाद 96 के दशक में सरकार थी अटल जी के दौर पर। उसके बाद 2014 में मुझे लगता है इतना मैजिक नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास, सिवाय नरेंद्र मोदी के चेहरे के अलावा। उस वक्त आपको मौका दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उस समय भी आपने बेहतर, मुझे लगता है कि 2,28,000 से ज़्यादा मतों से चुनाव जीते हैं। उस तरह की समीकरण क्या था उसमें, उस समय क्या स्थितियां थी जब आप चुनाव लड़ रहे थे 2014 में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संगठन है, उसकी अपनी पद्धति है, और लोकसभा का चुनाव केवल प्रत्याशी नहीं लड़ता। हकीकत में लोकसभा का चुनाव संगठन लड़ता है, पार्टी लड़ती है, कार्यकर्ता लड़ता है, और कार्यकर्ताओं के बीच में हमारा जो सहकार और सहचार था, जो संबंध थे, वो भी काम आए। मैं लंबे समय से राजगढ़ का ही रहने वाला हूँ, राजगढ़ से ही जुड़े रहे, और इसलिए सारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया। सारे समविचार के जितने संगठन थे उन्होंने परिश्रम किया, और पार्टी को जीत मिली। मुझे जीत मिली ऐसा मैं नहीं कहता, पार्टी को जीत मिली। 2019 का चुनाव भी आप पार्टी ने मौका दिया, 2019 भी चुनाव आप जीते। 2024 की बात करते हैं सांसद जी, कि 2024 में कहा जा रहा था कि बड़ा टफ होगा राजगढ़ में, और रोडमल नागर के लिए आसानी नहीं होगी, क्योंकि 2 लोकसभा की चर्चा हमेशा हो रही थी उस वक्त। मैंने भी आपसे बात की तब भी कि एक छिंदवाड़ा और दूसरा राजगढ़ आपके लिए बड़ा टफ रहेगा, क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ और राजगढ़ दिग्विजय का गढ़ कहा जाता था, और दिग्विजय के भाई वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, अगर मैं सही हूँ तो वहाँ स्थितियाँ कैसे रही, और फिर वहाँ तो मार्जिन, गजब मार्जिन ले आया चुनाव में। देखिए, दूर से लग रहा होगा लोगों को कि चुनाव टफ है। हम लोगों को पूरा विश्वास था। मुझे एक दिन भी, 1 मिनट के लिए भी कोई भय है ऐसा नहीं लगा। चुनौती है, और इसलिए क्या होगा, तो लीड थोड़ी कम हो जाएगी, इतना था, और वो लीड कम हुई। अपेक्षा 2014 और 19 के, हाँ, 2024 में 2019 की तुलना में लीड कम हुई, लेकिन क्योंकि सामने दिग्विजय सिंह जी थे, इसलिए लोग जीत तो उनकी बिल्कुल पक्की मान रहे थे। हाँ, मैं उसी का जिक्र कर रहा था, उनकी पक्की जीत मान रहे थे। लेकिन राजगढ़ की धरती ने जो देखा है, राजगढ़ के मतदाताओं ने जो देखा है, राजगढ़ के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है, और दिग्विजय सिंह जी को भी उन्होंने देखा है, और भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने देखा है। हमने चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के आधार पर चुनाव लड़ा, कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ा, और यही हमारा आधार है। और हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये चुनौती है, हम डर गए, क्या होगा। ये 1.5 लाख वोट हमने, पार्टी ने जब पूछा था आकलन, तो हम लोगों ने लिख करके दे दिया था 1,53,000 का। अच्छा, हाँ। और प्रचार के वक्त क्या क्या आरोप जो लगे आप लोगों को, खासतौर पे बीजेपी की ओर की, काम नहीं किया आप लोगों ने, बेहतर जिस तरह से काम करना था वो काम नहीं दिखा, ये आरोप विपक्ष लगाता नजर आया उस समय? देखिए, विपक्ष का काम तो आरोप लगाने का है, लेकिन राजगढ़ के मामले में आप देखेंगे, राजगढ़ जिला हमारा, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र ही, गुना के जो चांचौड़ा और राहोगढ़ हैं, सुसनेर है, ये हमारा क्षेत्र, ये अति पिछड़ा क्षेत्र है। आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको आकांक्षित जिले में सम्मिलित किया है। और एक ज़माना था कि किसी अधिकारी का, किसी कर्मचारी का कहीं ट्रांसफ़र करना हो तो उसको कहा जाता था कि भाई तेरे को राजगढ़ जाना है क्या, तेरे को राजगढ़ भेज देंगे।
काला पानी की सज़ा लोग राजगढ़ मानते थे। और क्यों? वो इसलिए कि हमारा आधा से ज़्यादा ज़िला अपने घरों में नहीं रहता था। केवल 3 से 4 महीने वो अपने गांव में अपने घर में रहते थे, बाकी 8 महीने अपने ही क्षेत्र में पास के विदिशा ज़िले में पलायन करके अपने मवेशियों को लेकर के, बड़े बच्चों को उंगली पकड़ करके, छोटे बच्चों को पीठ पर बांध करके अपने मवेशियों को लेकर के चराइले के रूप में जगह जगह अपने ही क्षेत्र में ठोकरे खाते फिरते थे अपना पेट पालने के लिए। अगर 1-2 क्विंटल अनाज भी कहीं से लेकर के आ जाते बरसात के लिए तो अपने को धन्य मानते थे। कटाई के लिए विदिशा, जिसको हम भेलसा बोलते हैं, वहाँ जाते थे। बसों पर इतनी सवारियाँ रहती थी, अंदर तो अपनी जगह पैर रखने की, बैठने की जगह नहीं होती। इतने लोग पलायन करते थे। लेकिन ये पलायन का जो दर्श था, जब 2014 में भी हमें टिकट मिला और आपके साथियों ने हमसे पूछा कि आप चुनाव लड़कर के क्या करना चाहते हैं, हमने कहा ये जो राजगढ़ क्षेत्र के सिर के ऊपर पलायन के दंश का जो टीका लगा है, इस टीके को हम मिटा करके रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके सहयोग से हम इस पलायन के दंश को मिटा करके रहेंगे। और हमने काफ़ी हद तक उस दंश को मिटाने में कामयाबी हासिल की है। क्योंकि देखिए डबल इंजन की सरकार है, अब तो आप ये भी नहीं कह सकते हम प्रयास कर रहे हैं। तो क्या सच में 2014 से लेकर अब तक राज्य में भी आपकी सरकार, बीच में थोड़े वक्त के लिए सरकार 2.5 साल 2 साल की सरकार थी कांग्रेस की, उसके बाद आप ही लोग की सरकार थी, तो डबल इंजन की सरकार रही है। क्या आपको लगता है कि अब जो एक कॉन्सेप्ट, एक नैरेटिव जो बना था मध्य प्रदेश के राजगढ़ को लेकर, पनिशमेंट डिस्ट्रिक्ट, पनिशमेंट लोकसभा क्षेत्र और पलायन जैसी माइग्रेंट जो इशू था, उसमें बदलाव आया है? देखिए, हमने ये कभी नहीं कहा हम प्रयास करेंगे। हम काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। हमने सबसे बड़ी आवश्यकता वहाँ थी पानी की। हमने मोहनपुरा डैम ये 4,500 करोड़ का, कुंडालिया 4400 करोड़ का, रेसई 2200 करोड़ का, पार्वती 1800 करोड़ का, और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो संकल्पना थी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिसको साकार किया, नदी से नदी को जोड़ो, वो पार्वती, काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना हमें 4,400 करोड़ की वो स्वीकृत हो गई है। वो भी काम चालू हो गया है नदी से नदी को जोड़ने का, और 1.25 लाख हेक्टेयर ज़मीन में लगभग उससे पानी जाने वाला है। एक ज़माना था, एक ज़माना कि हम 2018 की बात 2014 की बात बता दूँ आपको मैं। 2014 के समय 46,000 हेक्टेयर ज़मीन में पानी जाता था शासकीय योजनाओं के माध्यम से। वो 46,000 हेक्टेयर का हम 6 लाख हेक्टेयर ज़मीन में पानी देने जाने वाले हैं, और लगभग 4 लाख हेक्टेयर ज़मीन में पानी हम दे रहे हैं अभी। ये व्यवस्था, आपको आश्चर्य होगा, 76,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न हमारे यहाँ ऑन रिकॉर्ड पैदा होता था उस समय 2014 में। पिछले साल 15 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न पैदा हो चुका है। 76,000 मीट्रिक टन से 15 लाख मीट्रिक टन जो शासकीय खरीदी और मंडियों के आंकड़े हैं। इसके अतिरिक्त जो व्यापारियों ने प्राइवेट खरीद करके बेच दिया, लोग किसानों ने रख रखा, वो अलग बात है। पहले बात कर रहे थे कि जीवन में आपने क्या संघर्ष किए, शिक्षा कैसी रही, संघ से जुड़ाव क्या रहा, कैसे रहा, इन तमाम पहलू को लेकर बात कर रहे थे। और ख़ास करके जो एक नैरेटिव बना था राजगढ़ को लेकर, वो नैरेटिव तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लोगों तक बात पहुँचे कि अब वो राजगढ़ पहले जैसा नहीं रहा। तो अब जानते हैं कि राजगढ़ में क्या बदलाव हुआ है, डबल इंजन की सरकार ने कितना बेहतर काम किया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर फिर वापस बात करते हैं रोडबल नागर जी से। सर, ब्रेक के पहले हम तमाम मुद्दों को लेकर बात कर रहे थे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2014, 19, 24 चल रहा है, समाप्त हो चुका है। 2025 के शुरुआत में हम बैठे हुए हैं। आपको ऐसा क्या लगता है कि इन 10 और ये 1 साल 11 साल के कार्यकाल में
डबल इंजन सरकार ने बेहतर विकास किया है, तो वो विकास क्या किया है, लोगों तक कितना पहुंचा है, अगर विस्तार से बता पाए तो। देखिए 2014 के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग नाम की चीज़ थी कि हाँ ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन सारे राष्ट्रीय राजमार्गों में मारुति कार कहाँ छुप जाए, कब दिखेगी कब नहीं दिखेगी, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग थे पर सड़कें थी, सड़कें नहीं थी, रोड नहीं था, गड्ढे ही गड्ढे थे चारों तरफ। इस डबल इंजन की सरकार ने चाक चौबंद, दो दो नहीं चार चार 6 राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे राजगढ़ क्षेत्र से निकले हैं। 6 राष्ट्रीय राजमार्ग चाक चौबंद हो गए हैं, सड़कें हो गई। रेलवे 2013 में, इसके पहले आदरणीय प्यारेलाल जी खंडेलवाल जब सांसद थे, उन्होंने रामगंज मंडी भोपाल रेल लाइन स्वीकृत करवाई थी। 2013 में कांग्रेस की सरकार ने झालावाड़ तक ला करके उसको बंद कर दिया था, ऑन रिकॉर्ड। अब नहीं चलेगी, हो गया काम, इसकी आवश्यकता नहीं है। 2014 के बाद आपने कहा भी था, 2 साल पहले मैंने बात की था, आपने कहा था कि आने वाले 2 साल में रेल परियोजना हाँ शुरू हो जी जाएगी। जी जी आज वो रेल लाइन फिर से प्रारंभ करवा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के फास्ट ट्रैक में लेकर के, ये कोरोना के 2 साल निकल गए, नहीं तो अभी तक रेल लाइन चालू हो गई होती। पर अगले 2025 में आप कोटा से, रामगंज मंडी से भोपाल रेल में बैठ करके जाएंगे। खिलचीपुर तक रेल आ चुकी है, पटरी आ चुकी है, दोनों तरफ से काम चल रहा है, चाक चौबंद हो जाएगी। 1 साल के अंदर रेलवे रामगंज मंडी से भोपाल पहुंचेगी। मतलब ये आप जनता से कह रहे हैं कि 2025 दिसंबर तक आपको रेल में सफ़र करने का मौका मिलेगा? बिल्कुल 2025 तक, दिसंबर तक आपको राजगढ़ क्षेत्र के लोगों को रेल में बैठने का अवसर मिलेगा। ये रेलवे का हो गया। पानी कहीं था नहीं, चारों ओर पलायन ही पलायन था, जैसे मैंने कहा, लेकिन आज चारों ओर पानी ही पानी है। पीने के पानी के लिए भी हमको तरसना पड़ता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हर घर नल से जल। 1365 गाँव में हमने पाइपलाइन बिछा करके चाक चौबंद हर घर नल से जल पहुंचाने का काम किया है। शेष जिलों में भी पाइपलाइन, शेष गाँव में भी पाइपलाइन पहुंचा दी है। पानी के प्रबंधन अभी जैसे ही नदियों के जो डैम बन रहे हैं, इससे पानी पहुंचेगा हर घर में, पीने का शुद्ध नल से जल। ये राजगढ़ क्षेत्र में जहां पानी देखने को नहीं मिलता था, वहां पर पानी उपलब्ध हो रहा है। सिंचाई के लिए भी मैंने कहा कि देश की नहीं, दुनिया के विकसित देशों की जो योजनाएं हैं, उनके जैसा हमारे यहाँ दाब प्रेशर प्रणाली वाली ड्रिप सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, 1 इंच भी ओपन कैनाल नहीं है। 25,000 किलोमीटर की पाइपलाइन हमने बिछाई है, और पूरे खेतों में पाइप से पानी खेत के मेड़ के ऊपर जाना, और आगे चल करके ऐसे सेंसर लगे हैं कि वो जब उसकी सिंचाई पूरी हो जाएगी तो ऑटो कट हो जाएगा, वो आपको पानत करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसी व्यवस्था है। और लोग देखने के लिए आ रहे हैं। अभी 18 देशों के लोग हमारे मोहनपुरा और कुंडालिया परियोजना को देखने के लिए आ चुके हैं, 18 देशों के लोग। अभी अमेरिका का डेलीगेशन आया है, आने वाला है 7-8 तारीख को, वहाँ उसके ऊपर परिचर्चा होने वाली है। और इसलिए पीने का पानी हो, सिंचाई का पानी हो, इंडस्ट्री का पानी हो, राष्ट्रीय राजमार्ग हो, रेलवे हो, बिजली हो, सोलर, एशिया का देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे आगर में लगा है, हमारे अपने लोकसभा क्षेत्र में, आगर जिले में, सुसनेर विधानसभा में अभी प्रारंभ किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। राजगढ़ जिले में भी सोलर के बड़े बड़े प्लांट लगे हैं। इसलिए बिजली में हमारी आत्मनिर्भरता, पानी में हमारी आत्मनिर्भरता हर तरह से। और हमारा जिला पथरीला जिला, पहाड़ी जिला, हम दर दर की ठोकरें खाते फिरते थे, पशुपालन हमारा काम था। अब वो बंजर धरती सोना उगल रही है, सोना उगल रही है। मैंने कहा
कि 2018 में 76,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न पैदा होता था, पिछले साल 15 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा खाद्यान्न पैदा हुआ है। अब हम आगे और काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज ये हमने वहाँ प्रारंभ करवाया। पहले किसी ज़माने में चिकित्सा का मामले में राजगढ़ हमारा बड़ा अव्वल हुआ करता था, लेकिन अब बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो मेडिकल कॉलेज वहाँ पर प्रारंभ हो गया। अगले साल तक उसका भी शुभारंभ होने वाला है। दो हमारे यहाँ जो है केंद्रीय विद्यालय, 3 केंद्रीय विद्यालय हो गए। सुसनेर में नया नवोदय विद्यालय प्रारंभ हुआ। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, कृषि के क्षेत्र में भी, हाईवे के क्षेत्र में भी, रेलवे के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में और स्वरोजगार के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा थी, हर हाथ को काम, एसएचजी स्व सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से उनके जीवन में खुशहाली कैसे लाए, इसके लिए हमने प्रयास किए। 1.5 लाख के लगभग महिलाएं हमारी समूह की जो है वो समूह उससे जुड़ी हुई है, स्व सहायता समूह से, और उनके लिए कैसे मदद करना, लोकल फॉर वोकल इस संकल्पना के साथ हमने उनके स्टॉल लगाए, दुकानें लगाई, C&F बनाए। जो बड़े बड़े नगर हैं वहाँ 4-5 जगह बन चुके, 150 के लगभग दुकानें हमारी आज ग्रामीण क्षेत्र में चल रही है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत इस समूह की महिलाओं को क्या होती थी कि एक तो पैसा आया सरकार से, 5 करोड़ 10 करोड़ जो रुपये आया वो उनको मिल जाता था, वो अपनी भैंस बकरी उधारी सुधारी कर लेती थी। साल भर बाद उस पैसे को वापस इकट्ठा करके और वो जमा कर देती। अधिकारियों को भी लगा कि अपना काम हो गया, उनका भी टारगेट पूरा हो गया। हमारी बहनों को भी लगा कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो पूरा हो गया, अगले बार फिर ले लेंगे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मंशा थी वो मंशा पूरी नहीं हुई। लखपति दीदी, वो मंशा पूरी नहीं हुई क्योंकि वो पैसा लेती है, अपने जीवन के उसमें उपयोग कर लेती है, लेनदारी देनदारी में, और वापस बिना ब्याज का पैसा जमा कर देती है। उसके हाथ में कोई हुनर नहीं आया, वो कोई काम नहीं सीखा। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, अगरबत्ती की मशीन बनाई, बड़ी बनाया, पापड़ बनाया, सर्फ बनाया, सोडा बनाया, साबुन बनाया, ये बना तो लेते थे, लेकिन एक बार बना दिया, सिखा दिया, बाद में वो फिर भूल गए। समस्या क्या? तो रॉ मटेरियल उनको एक जैसा मिलता नहीं था। रॉ मटेरियल मिल गया तो पैकेजिंग नहीं होती थी, क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता था, ये सब हो गया तो मार्केटिंग नहीं होती थी। और इसलिए मार्केटिंग करने के लिए हमने एक अपने मित्रों के साथ में अपना बाजार बनाया। अच्छा, हाँ, और उस संस्था के माध्यम से समूह की दीदियों से, NRLM के पदाधिकारियों से चर्चा करके उनको सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश की कि इनका सामान बाजार में कैसे बिके, और सब लोगों को एक जाजम पर बिठाया। और फिर हमने कहा कि भाई कोई अपना पापड़ बना रहा है, तो कोई अपनी बड़ी बना रहा है, तो कोई अपना सोप बना रहा है, तो कोई अपना सर्फ बना रहा है, कोई अपना साबुन बना रहा है, कोई अपना अचार बना रहा है, कोई अपने मसाले बना रहा है। तो ये सारे अपने 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 हैं। तो अपन आजीविका अपनी दुकान, आजीविका अपनी दुकान। तो अगर 1.5 लाख महिलाएं हमारे साथ में हैं, 4 लोग भी अगर उनके परिवार में है तो 6 लाख उपभोक्ता तो हम ही हो गए। बिल्कुल। तो जब किसी का अपना पापड़, मैं अपना पापड़ बनाता हूँ, तो अपना पापड़ कोई दूसरा खरीदता है, तो मैं दूसरे की अपनी बड़ी क्यों ना खरीदूँ, दूसरे का अपना अचार क्यों ना खरीदूँ। ये स्पीड पैदा उसमें कैसे हो, ये हम अपने बाजार के लोगों ने पैदा की। और आज 150 गाँव में वो दुकानें चल रही है। हमारा संकल्प है कि इसको हम 1500 गांव तक ही लेकर के जाएंगे। हर गांव में एक दुकान बने और वो आजीविका की जो बहनें हैं, हर नगरीय स्थान पर उसके C&F रखेंगे, वहाँ से वो गाड़ी लेकर के उनको वो दे करके आए। इस प्रकार का एक आत्मनिर्भरता का काम ये भी हमने चलाया है। बैंक सखी, ये बैंक सखी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब जनधन खाते से लोगों को जोड़ा था और सारी पेंशन 1000 की थी, तो लोगों के खाते में एकदम से पैसे जाने लगे थे, तो बैंकों में भीड़ बड़ी थी। उस भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए, तो क्या करें, तो कियोस्क शुरू हुए, तो कियोस्क में भी अनियमितता शुरू हुई। तो हम आज नाम लेना चाहूँगा, उस समय हमारे DM थे कलेक्टर
पिथौड़े साहब। तो पिथौड़े साहब का क्या करें, इनको सिखाओ, कुछ ना कुछ करें। हमने एक कंप्यूटर हमने लेकर के और उन महिलाओं को सिखाने का पूरा कोशिश किया, जो बिना पढ़ी लिखी, कम पढ़ी लिखी, अक्षर ज्ञान जिनको था उनको, छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी से। धीरे 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 ऐसा हुआ कि वो बैंक सखियाँ सारे देश में चली गई। हमने 2017 में हमको लगा कि यार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि लखपति बहना तो है, इनकी आमदनी बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण करना, तो कैसे करना। तो हम पहले कैसे जीते थे, क्या काम करते थे, तो पशुपालन था हमारे यहाँ। हमने 12 महिलाओं को लेकर के 2017 में एक मालव डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा एक एपीओ से संगठन खड़ा किया। मालव डेयरी, शॉर्ट फॉर्म उसको मालव डेयरी 12 महिलाएं थी। आज उसमें 40,000 के लगभग महिलाएं जुड़ी हैं, 40,000 महिलाएं, और 80 करोड़ रुपए का उसका दूध का टर्नओवर होगा। एनडीडीबी के माध्यम से वह संचालन कर रही है। बाद में वो गुना शिवपुरी भी गया, मुरैना तक माननीय नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में वहाँ तक गया। लेकिन लगभग 80% सदस्य उसके आज भी राजगढ़ के हैं, और 45,000 लीटर के लगभग दूध उसका रोज़ हमारा कलेक्शन होता है। तो ऐसे आयाम हमने, और आज जो जिन बहनों को घर से निकलने नहीं देते थे, उन बहनों ने अपने पतियों के लिए स्कूटर खरीद के दिए, मारुति कार, मतलब दूसरी 4 पहिया वाहन भी उनको खरीद के दिए हैं। ऐसी स्वावलंबी बनी है। तो ऐसा काम हमारे यहाँ चल रहा है। देखिए, लगातार आप अपने काम की चर्चा कर रहे हैं। मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है रोडमल नागर जी, पलायन का मुद्दा था जिसको लेकर आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक नया पलायन का मुद्दा आ गया है। रोहिंग्या को लेकर लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। मैं कई रिपोर्ट देख रहा था जिसमें रोहिंग्या जाति के लोगों से त्रस्त होकर सर्व हिंदू समाज ने ज्ञापन सौंपा कलेक्टर को। आपसे भी कई लोग मुलाकात किए हैं। ये नवंबर की घटनाएं हैं। कई ऐसे हैं कि तलेन नायाब एक एरिया है शायद आपके यहाँ पे, वहाँ पे लगातार लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। क्या मसला है, इसको लेकर सरकार या आप लोग सजग क्यों नज़र आ रहे हैं? नहीं, हम सजग हैं, सरकार भी सजग है, हम भी सजग है, हमारी टीम भी सजग है, और हमने तय किया है। देखिए, ये समस्या जो हमने इसकी गहराई में हम गए हैं। मेरे खुद के साथ में ऐसा अनुभव हुआ। मैंने सोचा कि हमने अपने गांव में जहां हम रहते हैं वहां से अतिक्रमण हटाया, और अतिक्रमण हटा करके जो एक जगह थी व्यवस्थित, उस जगह में सबको गुमटियां रखने की जगह दी, और सबकी गुमटियां रखा। मेरे एक भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए भाई। जिन जिन की यहाँ रखी थी, जिनको उनको अपन ने हटाए हैं, उन सबको अपने को अवसर देना है, काम देना है। उनको वहाँ पर हमने ठिकाना बनाया। लेकिन 4 महीने 6 महीने बाद ही हमने देखा कि 6 महीने के बाद देखा है लगभग वो, तो वहाँ पर फिर ठेलों का अंबार हो गया। फिर मैंने अपने उससे कहा, मैंने क्यों रहे इतने आए कहाँ से ये? फिर उनकी अपने जानकारी ली। मैं खुद मिला, मैंने क्यों रहे कहाँ के रहने वाले हो? बोला हम भिंड मुरैना के हैं, हम झांसी के हैं। तो मेरे मन में आया यार, भिंड मुरैना इतना कमज़ोर नहीं है कि वहाँ के लोग पलायन करके यहाँ अपनी आजीविका चलाने के लिए आएंगे। फिर कुछ मांगने वाले लोग आने लगे। तो मैंने कहा, अच्छा वो इतनी दयनीयता से मांगते हैं, इतने रुद्र तरीके से मांगते हैं कि मन पसीज जाता है। मेरे मन में वो खुटका था। मैंने क्यों रे ये पूछो, ये कहाँ का रहने वाला है, किस गांव से आया है, ये क्या नाम है इसके पिताजी क्या नाम है? आपको आश्चर्य होगा, 4 घटनाएं मेरे साथ में ऐसी घटी हैं। उसके 1-2 सेकंड बाद ही वो मांगना बंद कर देते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। मुझे लगा कि ये सत्यापन हो गया। ये चुपचाप चले जाते हैं तो उसको रोकना होगा ना। अरे भाई, चले जाते हैं मतलब वहाँ से चले जाते हैं। हाँ। तो हमने फिर प्लान बनाया ना। हाँ। तो फिर देखा तो जो 2000 आपने जो तलेन की बात की है, उसके ऊपर भी स्टडी की हमने, सबका सत्यापन करवा रहे हैं, अभी चल रहा है। और उसमें ये 2003 में
2002-2003 में अधिकतम लोग ये मतदाता बने हैं, आधे लोग, और आधे अभी मतदाता नहीं बने हैं। ये 2002 और 2003 में ही बने हैं। यही समस्या तो रोडमल नगर जी बार बार आ रही है कि ये लोग आते हैं, बस जाते हैं, रह जाते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं कि ठीक है यार जाने दो। नहीं ठीक है, नहीं ग्रांटेड और ठीक है की वजह से फिर समस्या आगे बढ़ती है और आप देखिए एक गांव का गांव एस्टेब्लिश हो जाता है उनका। जगह जगह हैं, गांव में हैं, उसका सर्वे करा रहे हैं। और हमने ये सबने बैठ करके तय किया है कि जो व्यक्ति आया है उसको खाद्यान्न पर्ची मिल रही है तो खाद्यान्न पर्ची मिले। हमारे देश की परंपरा रही है कि जो भी शरणार्थी रहा है उसका पेट पालना ये हमारा दायित्व है, इसलिए खाद्यान्न उसको मिलते रहना चाहिए। लेकिन वो देश का मतदाता बने, ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। और इसके लिए विचार कर रहे हैं, उचित जगह हम लोगों ने बात पहुंचाई है, चर्चा चल रही है। लेकिन ये बड़ी समस्या है, ये देश की समस्या है। गांव में तक ये लोग साइकिल के माध्यम से इधर उधर लो लंगर लेने करने के लिए ये पहुंच जाते हैं। और पिछले 1-2 साल में भारी हुआ है और हमने 4 निकायों में ये प्रयास करवाया है, तो उनका नामावली में नाम 2002-2003 में जुड़ा है। इसके पहले वो ऐसे ही बताते हैं हम वहाँ थे, हम वहाँ से आए, हम वहाँ से आए, हम वहाँ से आए। आप देखिए ना, दिल्ली चुनाव है आने वाले समय में, जब स्कूटी हो रही है तब मालूम चलता है कि यहीं से 10 किलोमीटर दूर रोहिंग्या की पूरी बस्ती है और वो आने वाले वोटर भी बन जाते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि 2002 से कहीं और से प्लान होकर यहाँ है, फिर उन्होंने पुराने दस्तावेज क्या लगाए क्या नहीं, अब इसको लेकर स्थिति सरकार को करनी चाहिए। मुझे लगता है कि खास तौर पर राजगढ़ को लेकर जो समस्या है, जो वहाँ के लोकल कह रहे हैं, उसको लेकर आपको और आपकी सरकार को सीरियस होना चाहिए। शायद अगर आने वाले समय पर गांव रोहिंग्या का ना बसे तो। हमने पूरे जिले में, पूरे क्षेत्र में ये सारा अभियान चला करके लोगों को चिन्हित कर लिए हैं। कितने लोगों के नाम कब कब जुड़े ये भी ध्यान में आ गया है, कितने लोगों के नहीं जुड़े ये भी ध्यान में आ गया है। लेकिन अभी हम उनको कोई ऐसा कोई हटाने का, कोई भगाने का ऐसा कोई वो काम हमने नहीं किया शुरू। उनकी खाद्यान्न पर्ची जो मिल रही है वो लगातार मिलती रहे। वो झोंपड़ियों में जहाँ रह रहे हैं वहाँ रह रहे हैं। आगे जो भी नीतिगत काम होगा वो सरकार के सामने हमने विषय रखा है और वैधानिक रूप से भी अभी और जो है जो होगा वो करेंगे। आखिरी 2 सवाल मेरे हैं। एक तो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 2014, 2019, 2024 में आपने जीत हासिल की, एक चैलेंजिंग लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते आपने। खैर अच्छी बात है, आपने कह रहे हैं कि आपकी जीत नहीं है, संगठन की जीत है। तो क्या राजगढ़ के लोगों को एक मंत्री नहीं मिलना चाहिए था? जब प्रधानमंत्री हमें मिले तो मंत्री की जरूरत क्या है भाई? ये जवाब बड़ा सटीक है। हमारे राजगढ़, देखिए ऐसा नहीं है, राजगढ़ जिले से नहीं पूरे मध्य प्रदेश से 6-7 मंत्री हैं, बिल्कुल सभी हमारे हैं। आदरणीय सिंधिया जी गुना लगता है वहीं है, शिवराज जी विदिशा से हैं, वो राजगढ़ से लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, मंत्री हैं। बैतूल जो है हमारे उइके जी हैं, सावित्री दीदी है, टीकमगढ़ लगा हुआ है, वीरेन जी हैं। तो ऐसा नहीं है, मंत्री है और मंत्री की एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है और ये प्रधानमंत्री जी का विषय है। और ये हर व्यक्ति मंत्री बन जाएगा ये संभव नहीं है। लेकिन इन माननीय मंत्रियों के माध्यम से हम हमारे यहाँ आगामी जो हमारे संकल्प हैं कि जो खाद्यान्न हमारे यहाँ पैदा हो रहा है इसके प्रसंस्करण कैसे हो, इसके लिए जो आगरा बम्बई रोड हमारा निकला है, आदरणीय गडकरी जी से हमने निवेदन किया है कि इसको औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाए, वहाँ पर एक लॉजिस्टिक हब बनाया जाए, ताकि जो ये हमने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, उसका सर्वे भी हो चुका है। एनएच की टीम जाकर के सर्वे कर चुकी है कि जो प्रसंस्करण होगा वो वहाँ पर रखा जाए। हम पशुपालन के आधार पर जो है अपनी आजीविका चलाते थे, तो एक पशु अनुसंधान केंद्र भी वहाँ पर प्रारंभ हो, ताकि उन्नत नस्ल के पशु कैसे जो है हम और पैदा कर सकें। हमारी धरती ये पहाड़ी धरती है, पठारी धरती है। हरियाणा और पंजाब 50 साल में बर्बाद हो गए, मतलब बर्बाद हो गए का मतलब मेरा यूँ है कि सारी ज़मीन उनकी जहरीली हो गई। तो जहरीली ज़मीन, हमारी ज़मीन तो 10 साल में जो है वो ख़राब हो जाएगी।
तो हमें अभी हमारी ज़मीन पूरी जैविक ज़मीन, आधी से ज़्यादा ज़मीन जैविक ज़मीन है, क्योंकि उसमें पानी कभी गया ही नहीं, पठारी धरती थी, अनाज बोया ही नहीं, तो अपने आप जैविक है। तो ये जैविक कैसे बनी रहे, इसके लिए हमने जगह जगह वहाँ पर जो उस क्षेत्र में फल हो सकते हैं, ऐसे फलोद्यान के डेमो लगाए हैं। किसान आते हैं, देखते हैं कि इस पठारी ज़मीन में क्या हो सकता है। तो वो डेमो देख करके भाई पर्यावरण की अगर हम उनसे कहेंगे, पानी रोकने की बात कहेंगे तो वो संभव नहीं होगा, ज़मीन का कटाव रोकने की बात कहेंगे तो वो नहीं समझेंगे। लेकिन हमने फलोद्यान की ओर उनका आकर्षण बढ़ाया है। फलों की खेती कैसे हो, जामफल की खेती कैसे हो सकती है, बेर की खेती कैसे हो सकती है, नींबू की खेती कैसे हो सकती है, संतरे की खेती कैसे हो सकती है, आम की खेती कैसे हो सकती है। हमने स्ट्रॉबेरी लगाई वहाँ, वो बहुत शानदार बेहतरीन पैदा हो रही है, अनार की खेती। तो ये सारी खेतियों के हमने डेमो खड़े किए हैं और पहाड़ी पर, क्योंकि ज़मीन हमारे पास जो है सो है, उस ज़मीन में हम जो पैदा हो सकता है वो लगाएंगे। तो हमारे किसान भाई उसका अनुसरण करें, और वो लगातार अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि करने की उनकी इच्छा है, पर अभी तक उनको अवसर नहीं मिल रहा था। और इसलिए हम उसको फलों की खेती की ओर ले जाने चाह रहे हैं, ले जा रहे हैं, ताकि वायुमंडल भी अपने आप उससे जो सुधरेगा, पानी भी जड़ें, पेड़ की जो जड़ें वो पकड़ के रखेगी, और पहाड़ी ढलान की ज़मीन है तो वो मिट्टी का क्षरण भी, कटाव भी वो रोकेगी। तो इस प्रकार से हम सारे पशुपालन को लेकर के, औषधि खेती को लेकर के, फूलों की खेती को लेकर के, फलों की खेती को लेकर के ये सारे प्रयास कर रहे हैं। चलिए सर, आपसे करीबन हमने आधे घंटे बात की और पूरी जानने की कोशिश की कि राजगढ़ की जो पहचान है उसको वापस लाया जाए, जो पलायन वाली पहचान है उसको ख़त्म किया जाए, और आपने बेहतर जवाब दिए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप आने वाला जो 4 साल है उस पर भी राजगढ़ के लिए बेहतर काम आप करते रहें। आप सुन रहे थे राजगढ़ से सांसद रोडबन नागर जी को, जिन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने काम किया अपने क्षेत्र के लिए, और आने वाले समय भी एक नई पहचान के तौर पर राजगढ़ को आगे लेके जाएंगे। इसी तरह हम हर हफ्ते एक नई शख्सियत से आपसे मुलाकात कराएंगे, रूबरू कराएंगे। आप भी सजेशन दीजिए, आप किसको सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देखते रहिए TV27। आपको पार्टी ने कहा कि जिला पंचायत का चुनाव लड़िए, आप जिला पंचायत चुनाव लड़े और वो हार गए। लेकिन अब स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो बनी, लेकिन मैं उसमें हारा। देखिए, विपक्ष का काम तो आरोप लगाने का है। काला पानी की सजा लोग राजगढ़ मानते थे। क्या आपको अच्छा लगा संघ में, और आपने क्यों संघ ज्वाइन किया? हमें समझ में नहीं आया क्यों हुआ, क्या हुआ, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो आपातकाल था। 10 और ये 1 साल 11 साल के कार्यकाल में डबल इंजन सरकार ने बेहतर विकास किया, तो वो विकास क्या किया है? 2025 तक, दिसंबर तक आपको राजगढ़ क्षेत्र के लोगों को रेल में बैठने का अवसर मिलेगा। मैं 6 साल का था तब मेरी शादी हो गई थी। पक्का पता नहीं है कि पूरी किस तरह से हुई थी। दिल्ली चुनाव है, आने वाले समय में जब स्थिति हो रही है तब मालूम चलता है कि यहीं से 10 किलोमीटर दूर रोहिंग्या की पूरी बस्ती है। हमने पूरे जिले में, पूरे क्षेत्र में ये सारा अभियान चला करके लोगों को चिन्हित कर लिए हैं।